आपको पता है मेडिकल डायग्नोसिस की दुनिया एक तरह से इंजीनियरिंग जैसी होती है। मतलब जब किसी के हाथ की हड्डी टूटती है ना, तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफेद लाइन बिल्कुल साफ दिखाई दे जाती है। बिल्कुल। एक डॉक्टर बस उस फिल्म की तरफ इशारा करके कह देता है कि समस्या ठीक इस जगह पर है। हाँ, ये एकदम सटीक और स्पष्ट होता है। सही कहा। भौतिक विज्ञान और चिकित्सा में चीजें बाइनरी होती हैं। मतलब या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। हम इंसानों को ऐसी चीजें बहुत आकर्षित करती हैं जिन्हें देखा जा सके। हाँ, जिन्हें मापा जा सके। बिल्कुल, मापा जा सके और किसी श्रेणी में रखा जा सके। इससे एक तरह की सुरक्षा का एहसास होता है ना? बिल्कुल। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम मानव मन, मनोविज्ञान और विशेष रूप से हमारे अवचेतन की दुनिया में कदम रखते हैं। वहां अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हाँ, क्योंकि वहां कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। सही कहा। हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो काफी धुंधला और रहस्यमयी है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारा उद्देश्य इसी रहस्यमयी लेकिन बेहद शक्तिशाली टूल अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के परतों को खोलना है। ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है ना? हम ये खोजना चाहते हैं कि क्या विचारों को बदलकर वास्तविकता को बदलने की बातें केवल कोई जादुई धारणा है या फिर इसके पीछे कोई ठोस मनोविज्ञान काम कर रहा है। और इस विषय की तह तक जाने के लिए हमारे पास जोसेफ मर्फी की 1963 की क्लासिक किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के विचार हैं। लेकिन हम इसे केवल एक आध्यात्मिक या दार्शनिक नजरिए से नहीं देखेंगे। बिल्कुल नहीं। हम इसे नेविल गॉडार्ड की तकनीकों के साथ तौलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुभान मोहम्मद द्वारा लिखे गए RJELL के आधुनिक शोध पत्र के माध्यम से इसे मनोवैज्ञानिक कसौटी पर भी परखेंगे। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले मन के इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझना होगा। अक्सर लोग चेतन और अवचेतन मन की बात करते हैं, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? इस ब्लूप्रिंट को गहराई से समझने के लिए ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारे पास दो मन नहीं है। मतलब ये एक ही मन के काम करने के दो अलग अलग स्तर हैं। अच्छा, तो ये दो अलग अलग हिस्से नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चेतन मन वो स्तर है जो तर्क करता है, जो हर पल चुनाव करता है, जैसे सुबह क्या पहनना है, कौन सी किताब पढ़नी है या किसी बात पर क्या प्रतिक्रिया देनी है। ये एक विश्लेषणात्मक हिस्सा है। मतलब हमारा लॉजिकल दिमाग। हाँ, लॉजिकल दिमाग। लेकिन अवचेतन मन की प्रकृति बिल्कुल अलग है। ये कोई तर्क नहीं करता। जोसेफ मर्फी ने इसे एक समुद्री जहाज के शानदार उदाहरण से समझाया है। उन्होंने चेतन मन को जहाज के कप्तान के रूप में और अवचेतन मन को इंजन रूम में काम करने वाले कर्मचारियों के रूप में दर्शाया है। अरे वाह, ये रूपक बहुत सी चीजों को स्पष्ट कर देता है। मतलब कप्तान ब्रिज पर खड़ा है, उसके पास दूरबीन है, कंपास है और वो दिशा तय कर रहा है। बिल्कुल। और वो इंजन रूम में सिग्नल भेजता है कि जहाज को कितनी गति से और किस दिशा में ले जाना है। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इंजन रूम में बैठे लोगों को बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि जहाज असल में जा कहां रहा है। उनका काम केवल आदेशों का पालन करना है। वे सवाल नहीं पूछते? बिल्कुल नहीं। वे कप्तान से बहस नहीं करते कि सर ये दिशा गलत लग रही है। अगर कप्तान अपने कंपास या उपकरणों को गलत पढ़ ले, किसी डर या घबराहट में जहाज को चट्टानों की तरफ मोड़ने का आदेश दे दें, तो वे उसे उसी तरफ ले जाएंगे। हाँ, इंजन रूम के कर्मचारी पूरी निष्ठा और ताकत के साथ जहाज को उसी चट्टान की तरफ ले जाएंगे। अवचेतन मन की कार्यप्रणाली बिल्कुल ऐसी ही है। ये अच्छे और बुरे या सच और झूठ के बीच कोई फर्क नहीं करता। ये तो काफी डरावना है ना? जो कुछ भी चेतन मन सच मान लेता है, चाहे वो कोई निराधार डर ही क्यों ना हो, अवचेतन मन उसे एक परम सत्य और आदेश की तरह ग्रहण कर लेता है। इसी बात पर मुझे महान ओपेरा गायक एनरिको कारूसो का वो ऐतिहासिक किस्सा याद आ रहा है। कारूसो अपने समय के बेहतरीन गायक थे, लेकिन एक बार मंच पर जाने से ठीक पहले उन्हें भयानक स्टेज फ्राइट यानी मंच का डर सताने लगा। हाँ, मैंने ये किस्सा पढ़ा है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां पूरी तरह से सिकुड़ गई थीं, पसीना बह रहा था और वे एक शब्द भी नहीं गा पा रहे थे। उनका चेतन मन यानी कप्तान लगातार ये संदेश भेज रहा था कि लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं पाऊंगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। और उनके इंजन रूम ने तुरंत उस आदेश का पालन किया। शरीर ने प्रतिक्रिया दी,
गले को ब्लॉक कर दिया ताकि वो सच में ना गा सकें। बिल्कुल। लेकिन फिर कारूसो ने एक अद्भुत काम किया। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने इस डर को, इस घबराहट को लिटिल मी यानी छोटा मैं कहा। अच्छा। हाँ, और महसूस किया कि ये छोटा मैं उनके अंदर के बिग मी यानी उनकी विशाल अवचेतन शक्ति का गला घोटने की कोशिश कर रहा है। वे मंच के पीछे सचमुच चिल्ला पड़े, लिटिल मी बाहर निकलो, बिग मी मेरे अंदर से गाना चाहता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली है ना? उन्होंने अपने चेतन मन को एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट निर्देश दिया, और इतिहास गवाह है कि जब वे उस दिन मंच पर गए तो उन्होंने अपने जीवन का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो यह है कि अवचेतन मन मिट्टी की तरह है। मिट्टी कभी ये भेदभाव नहीं करती कि कोई उसमें गुलाब का बीज बो रहा है या किसी जहरीले पौधे का। हाँ, वो तो बस उसे उगा देती है। बिल्कुल, वो पूरी निष्पक्षता के साथ बस बीज को पोषण देकर उगा देती है। हमारे विचार वही बीज हैं। नकारात्मक, विनाशकारी और डर से भरे विचार अवचेतन रूपी मिट्टी में पनपते रहते हैं, और जब समय आता है तो वे बाहरी अनुभवों, स्वास्थ्य या परिस्थितियों में उसी जहरीले रूप में प्रकट होते हैं। तो करूसो ने अपने लिटिल मी को डांटकर दरअसल उस जहरीले बीज को उखाड़ फेंका और एक नया शक्तिशाली बीज बोया। एकदम सही। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर मेरे दिमाग में एक और तुलना आ रही है। क्या हम चेतन मन को एक नाइट क्लब के बाउंसर की तरह देख सकते हैं? बाउंसर? हाँ, बताइए कैसे। मतलब जिसका मुख्य काम क्लब के दरवाजे पर खड़े रहना और गलत या अवांछित लोगों यानी विचारों को अंदर जाने से रोकना है। वो तर्क का बाउंसर है। हाँ, ये अच्छी तुलना है। लेकिन समस्या तब होती है जब वो बाउंसर सो जाता है या किसी बात से डर जाता है और चिंता, अयोग्यता या मैं ये नहीं कर सकता जैसे अवांछित मेहमान सीधे हमारे क्लब के सबसे खास हिस्से मतलब इंजन रूम या अवचेतन में घुस जाते हैं और वहां तबाही मचाते हैं। ये एक बहुत ही सटीक और आधुनिक तुलना है। बाउंसर का काम पहरेदारी करना है, लेकिन जब बाउंसर खुद ही उन अवांछित विचारों को वीआईपी पास दे दे तब क्या होगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर हमारा तर्कशील बाउंसर इतना सतर्क है और वो हमेशा हमें हमारी कमियां याद दिलाता रहता है, तो हम इस अवचेतन मन तक सही संदेश कैसे पहुंचाएं? बाउंसर को चकमा देकर इंजन रूम तक सकारात्मक संदेश कैसे ले जाया जाए? इसके लिए स्रोतों में साइंटिफिक प्रेयर यानी वैज्ञानिक प्रार्थना और ऑटो सजेशन का जिक्र है, जो बाउंसर को शांत करने का काम करते हैं। हाँ, वहां न्यूयॉर्क की एक युवा छात्रा की कहानी है जो क्रिसमस के दौरान घर जा रही थी। उसने एक दुकान में एक बेहद महंगा स्पेनिश लेदर बैग देखा जिससे वो सच में खरीदना चाहती थी। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति का बाउंसर उस स्थिति में क्या कहता? वो तुरंत तर्क करता, बैंक बैलेंस याद दिलाता और कहता, ये बहुत महंगा है, इसे खरीदना नामुमकिन है। बिल्कुल, मेरा बाउंसर तो यही कहता। हाँ, अगर वो छात्रा ऐसा कहती तो उसका बाउंसर इस कमी और अभाव के विचार को सीधे इंजन रूम में भेज देता। परिणाम ये होता कि उसका अवचेतन मन इस बात को सुनिश्चित करता कि वो कभी वो बैग न खरीद पाए। लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया। जब उसके दिमाग में मैं इसे नहीं खरीद सकती का विचार आया तो उसने उस नकारात्मक वाक्य को बीच में ही काट दिया। अच्छा, उसने क्या किया? उसने अपने बाउंसर को एक नया निर्देश दिया और कहा, ये बैग मेरा है, ये बिक्री के लिए है और मैं इसे मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ। उसने अभाव के विचार को एक अधिकारपूर्ण दावे में बदल दिया। बहुत बढ़िया। और उसी शाम एक सरप्राइज के तौर पर उसके मंगेतर ने उसे बिल्कुल वही लेदर बैग क्रिसमस गिफ्ट के रूप में दे दिया। उसने अपने दिमाग को कमी का एहसास कराने के बजाय उस चीज के होने की पूर्ण स्वीकृति से भर दिया था। इसे ही अवचेतन की प्रोग्रामिंग कहते हैं। जब तार्किक मन को एक स्पष्ट और सकारात्मक दिशा दी जाती है तो अवचेतन उसे हकीकत में बदलने के रास्ते खोज लेता है। तो अवचेतन तक पहुंचने की कुछ और व्यवहारिक तकनीकें क्या हैं जो उस बाउंसर को पूरी तरह से बाईपास कर दें? जोसेफ मर्फी ने इसके लिए स्लीपिंग तकनीक और बॉडोइन तकनीक का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, जिसे लोरी का तरीका या ललबाय मेथड भी कहा जाता है। लोरी का तरीका?
ये कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए हमें दिमाग की तरंगों को समझना होगा। नींद के ठीक पहले और उठने के ठीक बाद का समय ऐसा होता है जब हमारा मस्तिष्क बीटा स्टेट से अल्फा या थीटा स्टेट में जा रहा होता है। मतलब जब हम थोड़े उनींदे होते हैं। हाँ, उस समय हमारा तार्किक बाउंसर आधा सोया हुआ होता है, वो तर्क वितर्क नहीं कर सकता। उस समय चेतन मन का प्रतिरोध सबसे कम होता है। किताब में एक युवा विधवा का उदाहरण है जो एक लंबे, तनावपूर्ण और कड़वे पारिवारिक मुकदमे में फंसी हुई थी। और मुकदमों का तनाव तो किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी होता है। बिल्कुल, लेकिन उसने इस लोरी तकनीक का इस्तेमाल किया। वो हर रात सोने से पहले खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से शांत करती। जब वो आधी नींद में होती तो वो मुकदमे की उलझनों के बारे में सोचने के बजाय एक छोटे से सकारात्मक वाक्य को लोरी की तरफ बार बार दोहराती। वो वाक्य क्या था? ये ईश्वरीय व्यवस्था में पूरा हो गया है। उसने बिना कोई जोर लगाए 10 रातों तक ऐसा किया। 11वें दिन मुकदमा अदालत के बाहर ही बहुत शांति से सुलझ गया। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी समस्या दिख रही है। क्या? अगर कोई व्यक्ति किसी मुश्किल में है तो वो शांत कैसे रह सकता है? अक्सर जब लोग जबरदस्ती सकारात्मक सोचने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत तनाव महसूस होता है। हाँ, ये एक आम समस्या है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र परीक्षा कक्ष में बैठा है और वह किसी जवाब को याद करने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगा रहा है, तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली क्यों हो जाता है? वो जितना जोर लगाता है, जवाब उतना ही दूर चला जाता है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है, जिसे विपरीत प्रयास का नियम या लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट कहा जाता है। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है जैसे कोई दलदल में फंसा हो। दलदल में? हाँ, जब कोई व्यक्ति दलदल में होता है तो वो जितना अधिक संघर्ष करता है, जितना हाथ पैर मारता है, वो उतनी ही तेजी से नीचे धंसता है। दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। जब इच्छा शक्ति और कल्पना के बीच टकराव होता है तो हमेशा कल्पना ही जीतती है। अरे वाह, दलदल वाला उदाहरण बहुत सटीक है। यानी जबरदस्ती करने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अपने अवचेतन मन को ये बता रहा है कि वहां एक बहुत बड़ी बाधा है जिससे लड़ने की जरूरत है। एकदम सही। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी चीज को याद करने के लिए या सकारात्मक होने के लिए अत्यधिक जोर लगाता है, उसका मस्तिष्क इसे एक खतरे के रूप में देखता है। ये फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर देता है, जिससे स्मृति या रचनात्मकता तक पहुंचने वाले न्यूरल रास्ते बंद हो जाते हैं। हाँ, और दिमाग सुन्न हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो छात्र परीक्षा हॉल से बाहर निकलता है, मानसिक दबाव हटता है, वो रिलैक्स होता है और अचानक वो भूला हुआ जवाब उसके दिमाग में कौन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अवचेतन से काम लेने के लिए रिलैक्स करना, शांत होना और बिना जोर लगाए अपनी कल्पना पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसका मतलब है कि हमें अपने ही दिमाग से कुश्ती नहीं लड़नी है। बिल्कुल नहीं। अब मर्फी के इस बार बार दोहराने और शांत भाव से सुझाव देने वाले सिद्धांत को समझने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या केवल शब्दों को दोहराना ही एकमात्र तरीका है? यहीं पर हमारे स्रोतों में एक और दिग्गज का नाम सामने आता है, नेविल गोडार्ड। उस तुलनात्मक लेख के अनुसार गोडार्ड का तरीका मर्फी से काफी अलग है। हाँ, नेविल गोडार्ड का तरीका पूरी तरह से कल्पना और संवेदी अनुभव पर आधारित है। जहाँ मर्फी एक मनोवैज्ञानिक और उपचारात्मक मॉडल का उपयोग करते हैं, जिसमें शब्दों और सकारात्मक वाक्यों का दोहराव मुख्य है, वहीं गोडार्ड कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अंतिम परिणाम को जीना चाहिए। जीना चाहिए मतलब हकीकत में? मानसिक रूप से। वे इसे लिविंग इन दी एंड कहते हैं। गोडार्ड की तकनीक में स्टेट अकिन टू स्लीप यानी नींद के करीब की अवस्था का बहुत महत्व है, लेकिन वे वाक्यों के बजाय एक पूरी सजीव मानसिक फिल्म बनाने पर जोर देते हैं। अच्छा, इसे आज के समय के एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक बहुत ही टॉक्सिक बॉस का सामना करना है, या फिर किसी महत्वपूर्ण मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। यह ऐसी स्थिति है जहां किसी का भी बाउंसर घबराहट से पागल हो सकता है। बिल्कुल। अगर वो व्यक्ति नेविल गोडार्ड के तरीके का पालन करे तो वो केवल ये नहीं कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा, वो रात को सोते समय एक छोटा सा लेकिन बहुत ही स्पष्ट मानसिक दृश्य बनाएगा। जैसे क्या? जैसे वो डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल रहा है, उसके हाथ में रिपोर्ट है, डॉक्टर मुस्कुराते हुए हाथ मिला रहा है और कह रहा है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, ये एकदम गोडार्ड का तरीका है। वो व्यक्ति उस हाथ मिलाने के स्पर्श को, डॉक्टर की आवाज को और उस समय मिलने वाली असीम राहत को महसूस करेगा। वो इस दृश्य को बार बार तब तक जिएगा जब तक कि वो वास्तविकता जैसा न लगने लगे।
ये गोडार्ड की तकनीक का मूल है। ये पूरी तरह से एक संवेदी और भावनात्मक अनुभव है। दूसरी ओर, अगर वही व्यक्ति जोसेफ मर्फी के तरीके का इस्तेमाल करे तो वो शांत अवस्था में बैठेगा और तार्किक दिमाग को शांत करके बार बार दोहराएगा, ईश्वरीय प्रज्ञा मेरे शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। मर्फी का तरीका तार्किक दिमाग को एक स्पष्ट निर्देश देने के बारे में है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति इन दोनों तकनीकों को एक साथ मिला दे? दोनों को मिला दे? हाँ, जैसे कोई रात को सोते समय गोडार्ड की तकनीक का उपयोग करके एक स्पष्ट और सजीव मानसिक चित्र बनाए, जहां वह अपनी सफलता या स्वास्थ्य को पूरी तरह महसूस करे, और फिर दिन भर जब कोई तनावपूर्ण ईमेल आए या नकारात्मक विचार हावी होने की कोशिश करे तो वह मर्फी की तरह छोटे छोटे सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करके अपने उस मानसिक चित्र को मजबूत करे। ये बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है। दरअसल दोनों तकनीकें एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं। सच में? हाँ, गोडार्ड का तरीका उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कल्पना करने और भावनाओं को गहराई से महसूस करने में माहिर हैं। लेकिन आधुनिक जीवन में जहां ध्यान भटकाने वाली हजारों चीजें हैं, कई लोग आंख बंद करते ही विचारों के बवंडर में खो जाते हैं। हाँ, फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के लिए मर्फी का दोहराव वाला तरीका एक व्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करता है। दोनों का मिश्रण दिन और रात दोनों समय अवचेतन मन की सही प्रोग्रामिंग कर सकता है। ये सब कहानियां और तकनीकें बहुत प्रेरक हैं, लेकिन एक तार्किक इंसान का दिमाग यहाँ विद्रोह करने लगता है। बिल्कुल करेगा। मतलब बिना किसी एनेस्थीसिया के सर्जरी या सिर्फ सोचने से मनचाही नौकरी मिल जाना, ये तो सब कुछ किसी हॉलीवुड फिल्म के जादू जैसा लगता है। सुभान मोहम्मद का RJALAL शोध पत्र इस जादुई चश्मे को उतारकर पूरी चर्चा को एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक धरातल पर लाता है। आधुनिक विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? सुभान मोहम्मद का शोध इस बात पर गहराई से प्रकाश डालता है कि मर्फी और गोडार्ड के विचार आधुनिक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT के सिद्धांतों से कितने अधिक मेल खाते हैं। CBT तो आजकल बहुत आम है। हाँ, CBT आज के समय में डिप्रेशन और एंग्जाइटी के इलाज का एक प्रमाणित तरीका है। इसका मुख्य आधार यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने सोचने के पैटर्न को बदल ले तो उसकी भावनाएं और उसका व्यवहार अपने आप बदल जाएंगे। शोध बताता है कि जब कोई व्यक्ति बार बार सकारात्मक विचार सोचता है तो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के नए कनेक्शन बनते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अरे वाह, यानी मस्तिष्क की भौतिक संरचना विचारों के आधार पर सच में बदल जाती है। बिल्कुल, मर्फी भी यही कह रहे थे। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक धारणाओं से बदलें। शोध इस पूरी प्रक्रिया को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जोड़ता है, जहां सोच हमारे बाहरी अनुभवों को आकार देती है, क्योंकि एक नया सोच का पैटर्न व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता और व्यवहार को पूरी तरह बदल देता है। लेकिन उस शोध पत्र में केवल तारीफ ही नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही वैध आलोचनाएं भी हैं जो हमें जमीन पर लाती हैं। हाँ, आलोचनाओं को समझना भी बहुत जरूरी है। लेख स्पष्ट करता है कि मर्फी की बातें कभी-कभी जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं को बहुत सरल बना देती हैं। उदाहरण के लिए, ये गहरे मानसिक आघात या बचपन के अचेतन संघर्षों को लगभग नजरअंदाज कर देता है। सही बात है। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने गहरा आघात सहा हो, सिर्फ यह कहना कि अच्छा सोचो सब अच्छा होगा, एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी हो सकती है। इसके अलावा जिन चमत्कारों की बात की जाती है, विज्ञान उन्हें प्लेसिबो इफेक्ट या कॉग्निटिव डिसोनेंस के रूप में देख सकता है। प्लेसिबो इफेक्ट की बात करें तो इतिहास में इसके कुछ हैरान करने वाले उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि मन का विश्वास शरीर पर कितना शक्तिशाली भौतिक प्रभाव डाल सकता है। 1840 के दशक का एक ऐतिहासिक उदाहरण है एनेस्थीसिया से पहले का समय। जी हाँ, एनेस्थीसिया के आविष्कार से पहले के समय की कल्पना कीजिए। सर्जरी का मतलब होता था असहनीय दर्द और चीख पुकार। उस दौर में डॉक्टर जेम्स एसडेल नाम के एक स्कॉटिश सर्जन बंगाल में काम कर रहे थे। उन्होंने मानसिक सुझाव और सम्मोहन का उपयोग करके बिना किसी दर्द निवारक दवा के सैकड़ों बड़ी और सफल सर्जरियां की थीं। ये सुनना भी रोंगटे खड़े कर देता है। बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी? जी हाँ, मरीजों को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ और सबसे हैरानी की बात यह थी कि संक्रमण दर भी बेहद कम रही। सच में? हाँ, ये कोई काला जादू नहीं था। ये डॉक्टर एसडेल द्वारा मरीजों के अवचेतन मन में डाला गया ये गहरा विश्वास था कि उन्हें दर्द नहीं होगा और वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। जब अवचेतन ने इस विचार को स्वीकार कर लिया
तो उसने शरीर के तंत्रिका तंत्र को दर्द के सिग्नल ब्लॉक करने का आदेश दे दिया। ये तो अद्भुत है। ये दिखाता है कि मानसिक विश्वास, जिसे हम प्लेसिबो कह सकते हैं, शरीर पर कितना गहरा भौतिक प्रभाव डाल सकता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या विज्ञान की ये आलोचना ये साबित करती है कि जोसेफ मर्फी या नेविल गॉडार्ड गलाब थे, या ये सब महज मन का एक छलावा है? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम विज्ञान और मन की शक्ति को अलग अलग क्यों देखते हैं। मर्फी गलत नहीं थे, बल्कि वे मनोविज्ञान और विज्ञान से एक कदम आगे की बात कर रहे थे। उस समय जब विज्ञान के पास इन चीजों को मापने के सटीक उपकरण नहीं थे। हाँ, उस समय न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसे शब्द नहीं थे। बिल्कुल। आज जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, या जिसे हम साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी कहते हैं, यानी मन का शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव, मर्फी और गोडार्ड उसे ही अवचेतन की शक्ति कहते थे। कोई इसे अध्यात्म कहे, जादू कहे या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मूल बात सभी जगह एक ही है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देते हैं। ये पूरी चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली है। अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण का सार निकालें तो बात यहाँ आकर टिकती है कि ज्ञान को तेजी से और गहराई से समझने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने चेतन मन रूपी बाउंसर को सही और स्पष्ट निर्देश देने होंगे। हाँ, बाउंसर को दोस्त बनाना होगा। बिल्कुल। मन से जबरदस्ती कुश्ती नहीं लड़नी है, बल्कि विपरीत प्रयास के नियम को ध्यान में रखते हुए शांत भाव से अपनी कल्पना का उपयोग करना है। रोजमर्रा की जिंदगी में नेविल गोडार्ड की सजीव और भावनात्मक कल्पना के साथ साथ जोसेफ मर्फी की दृढ़ता और दोहराव को मिलाया जा सकता है। और ये सब करते हुए आधुनिक मनोविज्ञान की व्यवहारिक सीमाओं को भी याद रखना है। हाँ, यह समझना बहुत जरूरी है कि गहरे आघात के लिए किसी पेशेवर थेरेपिस्ट की मदद लेना भी उतना ही जरूरी है। ज्ञान तभी काम आता है जब उसे लागू किया जाए। जानकारी के इस भारी बोझ तले दबे बिना कोई भी व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आज रात से ही इसका परीक्षण कर सकता है। कैसे? कभी कोई तनावपूर्ण मीटिंग हो, स्वास्थ्य की कोई चिंता हो या रिश्तों में खटास हो, आज रात सोने से ठीक पहले जब मन अल्फा स्टेट में जा रहा हो, उस लोरी तकनीक या सजीव कल्पना का इस्तेमाल किया जा सकता है। बस शांत होना है और एक छोटे से सकारात्मक वाक्य या दृश्य को महसूस करते हुए सो जाना है। बहुत ही व्यवहारिक सलाह है। जाने से पहले मैं एक ऐसे विचार पर चर्चा करना चाहूंगी जो हमारे स्रोतों में तो गहराई से मौजूद है, लेकिन जिस पर हमने अभी तक बात नहीं की है। जोसेफ मर्फी अपनी किताब में इशारा करते हैं कि जिस तरह एक इंसान का अपना व्यक्तिगत अवचेतन मन होता है, उसी तरह एक पूरे देश, समाज या पूरी मानव जाति का भी एक सामूहिक अवचेतन होता है। ये एक बहुत ही गहरा और विचारणीय बिंदु है। अगर व्यक्तिगत विचार व्यक्तिगत भविष्य बनाते हैं तो सामूहिक विचार क्या बनाते हैं? बिल्कुल यही मेरा सवाल है। जरा सोचिए, आज हमारे समाज की सामूहिक चिंताएं क्या हैं? न्यूज चैनलों पर 24 घंटे चलने वाला नकारात्मक शोर, युद्ध का डर, महामारियों की दहशत और वैश्विक स्तर पर फैला हुआ तनाव सामूहिक रूप से क्या आकार ले रहे हैं? ये सच में डरावना है अगर हम इसे अवचेतन के नजरिए से देखें, है ना? अगर हमारा सामूहिक मन भी उसी इंजन रूम की तरह काम कर रहा है जो किसी आदेश का इंतजार कर रहा है, तो क्या हम अनजाने में सामूहिक रूप से एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जिससे हम असल में सबसे ज्यादा डरते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक्सरे मशीन भले ही केवल टूटी हुई हड्डियां दिखा सकती हों, लेकिन हमारा भविष्य किसी मशीन से नहीं बल्कि हमारे आज के सामूहिक विचारों से गढ़ा जा रहा है। इंजन रूम हमेशा आदेश का इंतजार करता है, ध्यान रहे कि कप्तान क्या सोच रहा है। इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे ऐसी ही उपयोगी वीडियो बनाने का उत्साह बरकरार रहे। धन्यवाद।